तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की बड़ी खबरों में। दोस्तों, आज पूरे देश भर से कई सारी बड़ी और अहम खबरें निकल कर आ रही है। दोस्तों, एक एक करके इन खबरों की जानकारी हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, उससे पहले आप सभी को बता दें, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में दोस्तों बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलो दोस्तों, पहले अपडेट की बात करते हैं। आवेदन के वक्त चाहिए होते हैं 4 दस्तावेज, एक भी हुआ कम तो हो सकती है दिक्कत। जी हाँ दोस्तों, जिन लोगों के पास खाने के लिए खाना नहीं है, सरकार की तरफ से उन्हें मुफ्त व सस्ता राशन दिया जाता है। घर न होने पर उन्हें घर बनाने में मदद दी जाती है आदि। ठीक इसी तरह जब लोग बीमार होते हैं तो उन्हें मुफ्त में स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने के लिए भी कई तरह की योजनाएं चल रही हैं। इसमें एक योजना है आयुष्मान भारत योजना, जिसका नाम बदलकर अब आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य मुख्यमंत्री योजना हो चुका है। वहीं अगर आप इस आयुष्मान योजना में आवेदन करने जा रहे हैं तो आपके पास कुछ दस्तावेज होना जरूरी है। अगर आपके पास ये नहीं होंगे तो आपका आवेदन रद्द हो सकता है। दोस्तों, आपको बता दें, दस्तावेजों से पहले योजना के तहत मिलने वाले लाभ की बात कर लेते हैं। इस योजना के अंतर्गत पात्र लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाए जाते हैं, जिसके बाद कार्ड धारक सूचीबद्ध अस्पतालों में अपना 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज करवा सकता है। दोस्तों, आपको बता दें, अगर आप भी आयुष्मान योजना से जुड़ना चाहते हैं तो इसके लिए आपको आवेदन करना पड़ता है और इस दौरान आपको जो पहला दस्तावेज चाहिए वो है आपका आधार कार्ड। आज के समय में ये सबसे बड़ा जरूरी दस्तावेज है। इसके अलावा आयुष्मान कार्ड के लिए आवेदन करते समय आवेदनकर्ता के पास निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर आपके पास ये नहीं होता है तो आपका आवेदन अटक सकता है। इसके अलावा अगर आप आयुष्मान कार्ड बनवाना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास राशन कार्ड होना भी जरूरी है। इसके अलावा आपको एक एक्टिव मोबाइल नंबर की भी ज़रूरत होती है। यह सब दस्तावेज ना होने पर आपका काम अटक सकता है। तो चलो दोस्तों, अगले अपडेट की बात करते हैं। ई आधार कार्ड मान्य है या फिर नहीं, आसान शब्दों में जानें। जी हाँ दोस्तों, कोई सरकारी काम करवाना हो या फिर गैर सरकारी, इनमें आपको कई तरह के कागजात और दस्तावेज लगाने पड़ते हैं। इनमें राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड जैसे अनेकों दस्तावेज होते हैं, पर आज के समय में सबसे ज़्यादा जरूरी दस्तावेज है आपका आधार कार्ड। बैंक में खाता खुलवाना हो या फिर सिम कार्ड लेना हो आदि, आधार की ज़रूरत लगभग हर जगह पड़ती है। वहीं जब से देश डिजिटल की तरफ बढ़ा है तब से लोग ई आधार कार्ड का भी इस्तेमाल बढ़ चढ़कर कर रहे हैं। पर इन सब के बीच लोगों के मन में ये सवाल चल रहा है कि क्या ई आधार कार्ड वैध है या फिर नहीं। ये जान लीजिए कि ई आधार है क्या। दरअसल ये आपके आधार की एक इलेक्ट्रॉनिक कॉपी है, जिसे आप अपने कंप्यूटर या फिर मोबाइल आदि में रख सकते हैं। ये पासवर्ड से सुरक्षित होता है। दोस्तों, आपको बता दें, अगर आप ई आधार मुफ्त में डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसके लिए पहला तरीका तो ये है कि इसमें आपको आधार नंबर चाहिए होता है, जिसकी मदद से आप अपना ई आधार डाउनलोड कर सकते हैं। जबकि ई आधार डाउनलोड करने के 2 और तरीके हैं। इनमें दूसरे तरीके में आप एनरोलमेंट नंबर की मदद ले सकते हैं। जब आपने आधार कार्ड बनवाया होगा तो आपको एक स्लिप मिली होगी जिसमें यह नंबर होता है। वहीं तीसरे तरीके में आप वर्चुअल आईडी की मदद से भी अपने ई आधार को डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दें, आप जानते हैं कि ई आधार वैध है या फिर नहीं। अगर आपको भी ई आधार चाहिए तो आप इसे भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी कि UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, और वो भी बिल्कुल मुफ्त में। दूसरी तरफ इसकी वैधता को लेकर UIDAI कहता है कि आधार अधिनियम के तहत ई आधार कार्ड पूरी तरह से वैध है और लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलो दोस्तों, अगले अपडेट की बात करते हैं। आरक्षण दिया है तो मिलेगा ही, इसे कोई छीन नहीं सकता। OBC रिजर्वेशन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से खुश हुए CM योगी और डिप्टी CM। जी हाँ दोस्तों, नगर निकाय चुनाव में OBC आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यूपी सरकार को बड़ी राहत दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें बिना आरक्षण के 31 जनवरी से पहले चुनाव कराए जाने की बात कही गई थी। इस फैसले के बाद अब उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री और खुद मुख्यमंत्री भी खुश नजर आ रहे हैं। CM योगी आदित्यनाथ ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है और कहा है कि OBC आरक्षण लागू करने के बाद यूपी में निकाय चुनाव कराए जाएंगे। दोस्तों, आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से ट्विटर पर फैसले को लेकर खुशी जताई गई। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा है कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उत्तर प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के संबंध में दिए गए आदेश का हम स्वागत करते हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई समय सीमा के अंतर्गत OBC आरक्षण लागू करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार निकाय चुनाव संपन्न कराने में सहयोग करेगी।
तो चलो दोस्तों अगले अपडेट की बात करते हैं। जम्मू कश्मीर के 2 जिलों में सीआरपीएफ के 1800 से अतिरिक्त जवानों की होगी तैनाती, केंद्र का फैसला। जी हां दोस्तों, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल राजौरी के जिले में हाल के आतंकी हमलों में नागरिकों की हत्याओं के मद्देनज़र अतिरिक्त 18 कंपनियों यानी कि 1800 से ज़्यादा सैनिकों की जम्मू और कश्मीर में भेजेगी। दोस्तों आपको बता दें, सूत्रों के मुताबिक सैनिक पुंछ और राजौरी जिले में तैनात किए जाएंगे। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में 2 आतंकवादी घटनाओं में 2 नाबालिग चचेरे भाई बहनों सहित 6 लोगों की मौत हुई थी। दोस्तों आपको बता दें, न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक सीआरपीएफ की 8 कंपनियां जल्द ही जम्मू कश्मीर में तैनाती जगह के नज़दीकी स्थानों से तैनात की जाएंगी, जबकि सीआरपीएफ की 10 कंपनियां दिल्ली से भेजी जा रही हैं। तो चलो दोस्तों अगले अपडेट की बात करते हैं। कोरोना महामारी का असर, जनवरी 2020 के बाद 1.4 करोड़ लोगों ने कमाया रोजगार, CMIE का आंकड़ा। जी हां दोस्तों, देश में रोजगार के मोर्चे पर भले ही सुधार देखा जा रहा हो, लेकिन इसको कोविड पूर्व स्थिति में पहुंचने में अभी भी वक्त लगने वाला है। एक आंकड़े के मुताबिक जनवरी 2020 में जितने लोगों के पास रोजगार था, अक्टूबर 2022 में उसके मुकाबले 14 मिलियन या फिर 1.4 करोड़ कम लोगों के पास रोजगार था। ये आंकड़ा केडा CMIE बुलेटिन के मुताबिक आया है। इस आंकड़े में 45 लाख कम पुरुष और 96 लाख कम महिलाओं का हिस्सा है। दोस्तों आपको बता दें, इस आंकड़े को संकलित करने और प्रकाशित करने का काम अशोका यूनिवर्सिटी, सेंटर फॉर इकोनॉमिक डेटा एंड एनालिसिस और सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने संयुक्त रूप से किया है। तो चलो दोस्तों अगले अपडेट की बात करते हैं। कर्नाटक में क्या है बीजेपी का मेगा प्लान, इन समुदायों पर है खास फोकस। जी हां दोस्तों, कर्नाटक की सत्ता में फिर से वापसी को लेकर बीजेपी ने मेगा प्लान तैयार किया है। संगठन और सरकार में सोशल समीकरण के दम पर विधानसभा चुनाव जीतने का रोड मैप बीजेपी तैयार कर रही है। भावी रणनीति में सबसे बड़े हथियार लिंगायत समुदाय के साथ बोंगालिंगा समाज को भी साधने पर पूरा जोर लगाया जा रहा है। इसके लिए बीजेपी अपने लोकप्रिय नेताओं को मैदान में उतार रही है। गृह मंत्री अमित शाह हाल के दिनों में 2 दिन कर्नाटक रहकर आए हैं। दोस्तों आपको बता दें, गृह मंत्री ने कर्नाटक में पार्टी के ग्रास रूट नेताओं के साथ बैठक कर पार्टी की रणनीति को अमली जामा पहनाने का काम शुरू कर दिया है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कर्नाटक में वापसी के लिए बीजेपी कोई कर कसर नहीं छोड़ना चाहती है, इसलिए एक के बाद एक बड़े नेताओं के दौरे लगाए जा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह के बाद इस महीने बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा और PM नरेंद्र मोदी और साथ ही में महीने के अंत तक एक बार फिर से शाह का दौरा प्रस्तावित है। तो चलो दोस्तों अगले अपडेट की बात करते हैं। मोदी कैबिनेट ने ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को दी मंजूरी, यह है मकसद। जी हां दोस्तों, PM मोदी के नेतृत्व में बुधवार यानी 4 जनवरी को हुई कैबिनेट की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं।